गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश सर बंगरा पर। पिछली क्लास में आपने चैप्टर नंबर 7 के कुछ न्यूमेरिकल देख लिए थे और इस क्लास में आप लोग देखेंगे शेष न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में कौन सा न्यूमेरिकल पढ़ना है तो बच्चे देखते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 30 है और पिछली वीडियो में आपने 32 तक देख लिए थे। ये एक सवाल रह गया था तो इसको देख लेते हैं। तो चलिए, क्या है ये सवाल, तो शुरू करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको दे रखा है के ई बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चे, ये जो ऊर्जा है इसको जूल में लेना है। तो कैसे बदलेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने का आप गुणा कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो 1 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपने देखा 1 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दिखाया जाता है? बी से। तो 1 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हुआ करता है। तो ये इतना मान दिया हुआ है। इसमें वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, ज्ञात करिए इलेक्ट्रॉन की चाल। तो इसमें बच्चे फर्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की चाल के लिए और सेकंड प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए। आपको ये दो, और थर्ड प्रश्न है थर्ड प्रश्न इसमें बोला गया है आवर्तकाल निकालिएगा। क्या निकालिएगा? आवर्तकाल। तो 3 प्रश्नों का कॉम्बिनेशन है सवाल नंबर 30। तो शुरू करते हैं भाई। हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का वेग। तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो होती है 12 mv²। राइट है। तो आपको इसमें मान रख देना है और मान रख देने के बाद में सॉल्व करना है। पहले इसको थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। mv² इज इक्वल टू 2ke। तो v² इज इक्वल टू 2ke/m। v इज इक्वल टू √2ke/m। तो बच्चे ये फाइनल फार्मूला आपने निकाला। तो यहाँ से आप वेग निकाल पाएंगे 2 इंटू, यहाँ देखिएगा कितना है गतिज ऊर्जा का मान, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आपने ऊपर वैल्यू रख ली है। नीचे देखिएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ करता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम 9.1 को 9 ही लिख लेते हैं। तो 9 इंटू 10⁻31 इसको कैलकुलेट करना है आपको। और कैलकुलेट करने के बाद में आपको इसका आंसर लेना है। तो कैसे आंसर लेंगे बच्चे, देख लेते हैं। चलो, तो ये v इज इक्वल टू कैलकुलेशन आपको करना है। तो यहाँ देखिएगा ये 1.6 है, इसमें 10 में इसका मल्टी होगा तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा ये। तो यहाँ ध्यान दें, आपने लिखा 2 इंटू 16। ठीक है, और ये पावर आपका लगा हुआ है ये 9। अच्छा, ये 31 माइनस 10⁻⁻31 ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जैसे ही ये प्लस का हो जाएगा तो उसमें से ये माइनस का 19 कम हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? तो 10⁻12 बच जाएगा। और 10⁻12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 10⁻6 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिएगा, इसका जो वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 1.414 और इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 4 और 9 का वर्गमूल आएगा 3 और ये देखिएगा यहाँ हो जाएगा 10⁻6। तो आपको ये कैलकुलेट करके इसका आंसर देख लेना है। तो जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे और उसमें 3 का भाग देंगे तो आपको
वेग मिलेगा। तो वेग v बराबर कितना मिलेगा 1.88 इंटू 10⁻⁶, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, त्रिज्या पूछी गई है वृत्ताकार मार्ग की। तो इसी का सेकंड सवाल, त्रिज्या आपको याद होना चाहिए r बराबर mv अपॉन qb, ये फार्मूला आपको बताया जाता है। इसमें आप मान रखेंगे, देखिए यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9 ही रख लेते हैं, समथिंग वहीं पहुंच जाएंगे आप। v इसका वेग है और वेग ये दिया हुआ है देखो 1.88 इंटू 10⁻⁶। q इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, b चुंबकीय क्षेत्र है, और कितना चुंबकीय क्षेत्र है ये लिखा हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻4। आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन देखिए, कुछ मैं सहायता कर देता हूं आप। ये देखिए यहाँ से 9, यहाँ से 1.88 अपॉन 1.6, राइट। अब ये घातों को देखो जरा, ये 10⁻⁻19 है, ये 10⁻⁻4 है, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻23 हो जाएगा। और ये 10⁻⁻23 जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻23 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 है, तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 29 इसमें से कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 10⁻⁻2 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का सूत्र, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आपके पास आ जाएगी। देखिएगा इसका कैलकुलेशन क्या होगा 10.57, और ये रहा इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इस तरह से ये सवाल को आपको लगाना है। तो ये त्रिज्या आ गई इसकी, राइट। अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आवर्तकाल पूछा गया है। आपको इसका एक फार्मूला दिया गया था, क्या होता है t बराबर 2πm अपॉन qb। ये आवर्तकाल का फार्मूला होगा जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का सूत्र ऊपर है और ये उसके आवर्तकाल का फार्मूला है। तो आपको इसमें वैल्यू रखनी है और आवर्तकाल निकाल लेना है। तो देखिए 2 पाई का वैल्यू 3.14, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप चाहें तो 9.1 ले लो, या 9 ले रहे हो तो 9 ही ले लो, समथिंग वहीं पहुंच जाएंगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और b का मान है देखो ये लिखा हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻4। अब आपको इसकी भी कैलकुलेशन करनी है। देखो कैलकुलेशन में क्या है, 10⁻⁻19 इधर है, ये हो जाएगा 10⁻⁻23, और ऊपर चला जाएगा ये, तो ऊपर चला जाएगा तब आपके पास में क्या हो जाएगा, ये -23 है ना, प्लस का हो जाएगा। और जैसे ये प्लस का 23 ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर माइनस के 31 में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा 10 इंटू 10⁻⁻, कितना बचेगा आपके पास में। तो आपको ध्यान देना है 10⁻⁻8 बचेगा, है ना। 23 है, ये 31 है, 31 में से 23 चला गया तो कितना बच गया 8 बच गया, तो वही माइनस का बच गया। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 9 अपॉन 1.6, ठीक है। और ये पावर अभी बोला था मैंने कि कितना बचा है 10⁻⁻8 बचा हुआ है। इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर बच्चे ये आएगा। देखिए इन सब का कैलकुलेशन आपको करना है, इन सब का कैलकुलेशन एक करने का तरीका आपका होना चाहिए। जैसे भी आप कैलकुलेशन करें, थोड़ी मैं मदद कर देता हूं आपकी। आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको आगे ऐसे इसी क्रम में आप आगे सॉल्व करते चले जाइएगा और आपका आंसर लास्ट में निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये देखिएगा 10⁻⁻,
-8 है, तो अब ये एक जीरो यहाँ से कम कर लो, तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻7। आप कैलकुलेट करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं यहाँ पे 3.53 इंटू 10⁻⁻7। और समय का मात्रक बच्चे आप जानते हैं सेकंड होता है। जब भी कोई भी भौतिक राशि का आंसर निकालें आप तो उसका मात्रक जरूर लिखा करें, जिसमें आपको मात्रक लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बच्चे सवाल नंबर 30 जो पिछली वीडियो में छूट गया था आज आपको करा दिया गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग नोट करिएगा, बढ़िया सा नोट्स बनाते जाइएगा और चलते हैं अगले सवाल की ओर। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आप लोगों को बताना पड़ता है कि वीडियो को लाइक करो, है ना। आप वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, ये कोई बात हुई? तो आपको लाइक करना है। तो नोट कर रहे हैं इस सवाल को और अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चे चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 35। जिनकी किताबों में बोर्ड में आया है वो भी देखें और जिनकी किताबों में नहीं आया है वो भी देखें, क्योंकि ये 35 बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो सवाल नंबर 35। तो 35 क्या कह रहा है बच्चे? 35 सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कौन सी एग्जाम में पूछा गया था। सन 2014 के एग्जाम में ये पूछा गया था और आपकी किस्मत हुई तो आपके पास भी ये सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले। तो है क्या सवाल? सवाल बहुत ही अच्छा सवाल। एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तो Kp दिखा दिया हमने इसको, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। ठीक है। एक ड्यूट्रॉन, अब ड्यूट्रॉन आ गया, ड्यूट्रॉन भी एक आवेशित कण होता है। तो ड्यूट्रॉन है ना, वो भी कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा, ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अच्छी बात है। चलो तो हम क्या करते हैं, Kd लिख लिया उसको। ठीक है, ये वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आगे उसने बोल दिया है जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र दोनों का सेम है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उसी चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें आपका प्रोटॉन था और उसी में न्यूट्रॉन जा रहा है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र सेम हो गया। अब आगे चलते हैं, उसी पथ पर, यानी कि त्रिज्या भी सेम हो गई, दोनों की त्रिज्या सेम हो गई। अच्छी बात है। उसी पथ पर गति कर रहा है और इसमें आपको md न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना हुआ करता है। तो इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिया है। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, हमको पता है कि K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे भैया, प्रोटॉन का चाहिए तो P लगा दो। ठीक, अब देखिएगा वेग कैसे निकलता है, आप जानते हो वेग v बराबर √2k/m हुआ करता है। प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं तो P लगा दिया, कोई बुराई इसमें? कोई बुराई नहीं। चलिए ऐसे ही अगर आपको न्यूट्रॉन का वेग चाहिए, क्या चाहिए, न्यूट्रॉन का वेग चाहिए, तो देखो बच्चे उसमें d लगा दो भाई। तो ये हो गया Kd/md। इस तरह से दोनों के आपने वेग देख लिए। आपको ये सूत्र लगाना है, R बराबर mv/qb। ठीक है, अगर आप प्रोटॉन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ प्रोटॉन का ले लो। ठीक है, इसको समीकरण बना लो आप 3। ये न्यूट्रॉन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे लिख लो md और ये लिख लो vd। ठीक है, बटे qb, समीकरण 4 बना लो। समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे तो आप देख पाएंगे इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू 4। तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा mp, यहाँ हो जाएगा vp बटे qb बराबर, यहाँ हो जाएगा md, यहाँ हो जाएगा vd बटे qb, और ये qb से qb कैंसल हो गया। अब आपको इसमें मान रखने हैं।
तो ये आपका लिखा हुआ है MP, इसका कोई मान नहीं दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है VP और VP का वैल्यू ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपने लगाया यहाँ पर अंडर रूट KP बटे MP, ठीक है, बराबर लगा लिया MD, तो आपने MD लिख लिया और यहाँ अंडर रूट लगा दिया आपने, ठीक है। अब क्या है, VD है और VD का मान ये लिखा हुआ है बच्चे, देखिए ध्यान से 2KD बटे MD, राइट, आपको मान रखना है। तो MP इंटू 2KP 8 अपॉन MP, तो MP को MP रख दिया, MD 2KD, अब MD, तो MD के जगह 2MP रख दिया, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। तो ये तो हो गया MP, ऊपर हो गया 16 और 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4, और इधर हो गया ये अंडर रूट MP, ठीक है। यहां आएंगे आप, ये MD हो गया और ये इंटू, इधर देखिएगा, इधर आपने क्या किया कि यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दिया। जैसे ही 2 से 2 कैंसिल होगा तो देखो बच्चे ये बचा आपका KD बटे MP, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास में आया है। अब आपको इसको त्रियक गुणा कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, त्रियक गुणा कर लेंगे। तो करते हैं भाई त्रियक गुणा, कैसे करते हैं आप, MD, ये MD लिख लिया, यहाँ पे अंडर रूट KD लिख लिया, इंटू अंडर रूट MP लिख लिया, इज इक्वल टू, इसका इधर कर दो, तो ये लिख लिया आपने MP, इधर लिख लिया अंडर रूट MP, और ये रहा आपका 4। अब देखिएगा बच्चे, बहुत गौर से देखिएगा बच्चे, ये कैंसल हो गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो इसको आपने अंडर रूट KD लगा दिया यहाँ पे, ये जो बच गया है, ठीक है। यहाँ क्या है 4MP अपॉन, ये देखो ये इधर से गुणा में है तो इधर से जाएगा भाग में हो जाएगा, MD हो गया, राइट। तो अंडर रूट KD इज इक्वल टू 4MP, तो 4MP लिख लिया आप, MD फिर से देखो MD क्या लिखा हुआ है 2MP, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कैंसल, ठीक है, और यहां से ये हो गया 2, हो गया बच्चे। अब आपने देखा कि KD बराबर आया 2, KD बराबर यहाँ से वर्गमूल, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे, तो KD बराबर न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा है वो बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इस तरह से ये सवाल आपका पूरा हो गया। तो आप लोग नोट करिएगा सवाल नंबर 35, और अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 48। तो 48 में क्या पूछा जा रहा है आपको देखना है। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 48। आप लोग भी अपनी अपनी किताबों में देखें और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया करें। एक धारावाही चालक में 8 × 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। ये प्रति मीटर लंबाई का मतलब है कि 1 मीटर लंबा तार है ना, प्रति मीटर लंबाई में है, मतलब 1 मीटर लंबाई में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अनुप्रस्थ काट का एरिया है और ये स्मॉल l है, ठीक है। अब प्रति मीटर लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई, हर एक मीटर पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो इतने में से जाएंगे, नीचे से जाएंगे नहीं ऊपर से जाएंगे, या ऊपर से जाएंगे तो नीचे से नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पूरे एरिया को कवर करके जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कितने एरिया में है, ए में, कितने इलेक्ट्रॉन है n,
तो ये वैल्यू जो दे रखी है वो बच्चे आपको दे रखी है Na, ठीक है। कितनी दे रखी है ये, तो आप ध्यान से देखेंगे इसे 8 इंटू 10⁻22, तो इतने इलेक्ट्रॉन हैं एक चालक तार में। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आखिर ये किसका मान दिया हुआ है। अब आगे जैसे ही सवाल को पढ़ते हैं आप, तो उसमें देखने को मिलेगा उनका मध्यमान अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को आप जानते हैं कि Vd से प्रदर्शित किया जाता है। तो Vd बराबर कितना दे रखा है, वो है 8 इंटू 10⁻⁻5, 8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये उनका वेग दे रखा है, अनुगमन वेग दे रखा है 0.10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को B से 0.10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत लगने पर गणना कीजिए। तो आपको गणना करनी है, क्या गणना करनी है, प्रवाहित धारा I निकालनी है आपको। तो सबसे पहले तो प्रवाहित धारा I निकालो। फिर उसने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर मतलब लॉरेंज बल। चालक पर लगने वाला बल, तीसरा प्रश्न है इसमें, चालक पर लगने वाला बराबर जो बल है वो निकालना है। तुम्हें पता है कि ये जो प्रति मीटर बोला है तो L बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपसे कहा गया है कि चालक पर लगने वाला बल भी निकालिएगा प्रति मीटर लंबाई पर। सबसे पहले तो हम धारा निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि I बराबर NE VDA, ये हुआ करता है फार्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व करेंगे। देखिए I NA की वैल्यू ये रखी हुई है, यहां से लिख देते हैं। E का मान 1.6 10⁻⁻19, VD जो है वो अनुगमन वेग है इसका, और ये लिखा हुआ है 8 इंटू 10⁻⁵। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो देखिएगा यहाँ से कैलकुलेशन, तो 1.6 इंटू, यहाँ देखिए ये कितना हो गया 10⁻⁻24, -24 में से ये 22 चला जाएगा तो बच जाएगा 10⁻⁻2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास में विद्युत धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो विद्युत धारा आपकी आएगी, वो आएगी 1.02 एम्पियर। कैलकुलेशन आप करिएगा, आपको ये जरूर आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चे। अगला सवाल इसमें कह रहे हैं कि आवेशित कण पर लगने वाला बल। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर जो चुंबकीय बल लगता है उसको लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल F बराबर होता है QVB। अब लंबवत प्रवेश किया है तो साइन थीटा बराबर 90, साइन थीटा की जगह आप क्या लिखोगे 90 लिखोगे तो 91 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां से। अब Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से देख लें। तो E बराबर Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये हुआ करता है। तो यहां से आ गया, आप जब भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अनुगमन वेग लेना है, क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। देखो ये लिखा हुआ है अनुगमन वेग Vd, तो आपने यहाँ अनुगमन वेग ले लिया इंटू 8 10⁻⁻5 B चुंबकीय क्षेत्र है और ये लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0.10। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपके पास लॉरेंज बल अर्थात चुंबकीय बल निकल के आ जाएगा। देखो बच्चे क्या करना है, 1.6 इंटू 8 इंटू 0.10 इंटू ये देखिए यहाँ हो गया 24 -24। अब आप इसका जब गुणा करेंगे तो आपको आंसर बच्चे सीधा देखने को मिलेगा, F = 1.28 इंटू 10⁻⁻24, और बल का जो मात्रक हुआ करता है वो हुआ करता है न्यूटन।
तो इस तरह से इसका सेकंड पोर्शन हुआ। थर्ड पोर्शन चालक पर लगने वाले, अब तार पर लगने वाले बल, ये भी आपको बताया गया है। F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है, लेकिन लंबवत रखा हुआ है इसलिए थीटा 90 हो गया है, और 90 का मान होता है साइन 90 का मान 1 हुआ करता है। तो इस तरह से ये बचा आपके पास में F बराबर आई बी एल। इस फार्मूले में आपको मान रखना है। आई का मान देखो आपने अभी अभी निकाला है 1.02, ठीक है। बी का मान आपने निकाला है, कितना निकाला है? बी का मान तो दे रखा है 0.10, और एल का मान प्रति मीटर लंबाई देखो ये है। इस तरह से आपको इसकी कैलकुलेशन कर देनी है और इसका भी आंसर आपको ले लेना है। तो कितना आएगा इसमें आंसर? 1.02 इंटू 10⁻⁻1, बल का मात्रक न्यूटन। आप कैलकुलेशन करिएगा और ये आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह से ये सवाल नंबर 48 समाप्त हुआ। इसके बाद हम देखते हैं 49। उससे पहले आप लोग ये नोट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चे 49 में एक डायग्राम बना हुआ है। आप लोग अपनी अपनी किताबों में वो डायग्राम देखिएगा। क्रॉस के निशान लगे हुए हैं। क्रॉस का निशान क्या प्रदर्शित करता है? क्रॉस का निशान बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। तो वो क्रॉस का निशान बताता है, आपको पता होना चाहिए। ये एक 60 सेंटीमीटर लंबाई, तो लंबाई आपने देखा, लंबाई तो 60 सेंटीमीटर लिख लिया आपने, और इस सेंटीमीटर को आपने बदल दिया काय में? मीटर में बदल दिया। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे बदला जाता है। तो ये देखो, और दिया हुआ है 10 ग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, और m बराबर 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को आपने बदल दिया किलोग्राम में, तो 10 गुणित 10⁻³ का गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाया करता है किलोग्राम, ठीक है। आगे आप देखेंगे द्रव्यमान का ताप 0.40 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है 0.40 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में लचीले तारों के द्वारा एक युग्म द्वारा लटकाए गए क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबन नीचे की ओर है। तार को लटकाने वाले तनाव समाप्त करने के लिए प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है और उसकी दिशा ज्ञात करनी है कि किधर से किधर को प्रवाहित करनी है, ठीक है बच्चे। तो बहुत गौर से देखिएगा आप लोग कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तार लटका हुआ है ऐसे, तो तार क्यों लटका हुआ है? क्योंकि उसको पृथ्वी खींच रही है, तो पृथ्वी का गुरुत्व काम कर रहा है उस पर। तो पृथ्वी का क्या काम कर रहा है? गुरुत्व बल, और आप जानते हैं F बराबर mg हुआ करता है। तो F बराबर IBL होता है, F बराबर IBL। समीकरण 2 बनाओ, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, दोनों की तुलना कराएंगे तो आप देख पाएंगे mg, और ये रहा I इंटू बी इंटू एल, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? I का मान फाइंड आउट करना है। तो I को ऐसे लिखो, इसका ट्रांसफर करोगे तो mg बटे bl हो जाएगा। अब आप इसमें मान रखिएगा, m का मान कितना है? ये लिखा हुआ है देखो बच्चे, 10 इंटू 10⁻³ g का मान कितना होता है? g गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान फिक्स हुआ करता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। b चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान ये लिखा हुआ है 0.40 इंटू l, l क्या है? चालक तार की लंबाई, जो ये लिखी हुई है 60 गुणित 10⁻²। सिर्फ आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है। जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो प्रवाहित धारा का मान भी आपको पता लग जाएगा, और वो प्रवाहित धारा आएगी आपके पास में कितनी? 0.41 एम्पियर। कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे आप, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है जो आप करेंगे, आंसर ये आएगा। अच्छा, अब कहां से कहां की ओर? तो बाईं ओर से दाईं ओर,
कहां से, बाईं ओर से दाईं ओर। ठीक है, उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको ध्यान देना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा होगी, है ना। तो ये इस तरह से तार बना हुआ है और ऐसे लटका हुआ है एक तार, ये देखिए, और यहाँ पे ऐसे क्रॉस क्रॉस लगे हुए हैं, तो बाईं ओर से दाईं ओर प्रवाहित होगी धारा। ठीक है, तो तारों में तनाव खत्म हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर को है, कागज के तल के अंदर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, ये अंगूठा चालक पर बल बताता है, और ये बताता है किसकी दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा। तो प्रवाहित धारा की दिशा, तो आप क्या करेंगे कि इसमें ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये धारा इधर जा रही है बाईं से दाईं ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के हिसाब से चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो आपने ये उंगली इधर को कर दी, इस दिशा में। हमेशा बीच वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। क्रॉस लगाया ना, तो वहां आपने ऐसे उंगली कर दी। ठीक है, अब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, और कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है बल। देखिए, नीचे की ओर लग रहा है, गुरुत्व बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि वो लटका हुआ है, तो बल तो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, अब आपको बहुत गौर से देखना है, तो प्रवाहित धारा कहाँ को होगी, इधर को होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाईं ओर से दाईं ओर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, तो आपको ये भी दिशा भी लिखनी है, बाईं ओर से, बाईं ओर से दाईं ओर। अब कौन से रूल से हुई है, तो बता दिया है मैंने, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हुआ है। तो इस सवाल को नोट करिए, 49 है, और 49 के बाद अगला सवाल देखते हैं 55। 2009 के एग्जाम में ये आया हुआ है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है दो समांतर धारावाही तारों के मध्य, चलो भाई देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दो समांतर धारावाही तार हैं के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान B है, तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, B है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि इसमें B है, जबकि तारों में क्रमशः I तथा 2I धाराएं बह रही हैं। एक में धारा I बह रही है, दूसरे में 2I बह रही है। ठीक है, अच्छा, अब करेंगे क्या, आपको पता लग गया कि I1 बराबर I, और दूसरे तार में I2 बराबर 2I, और चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इनके बीच में B है। ओके, आगे क्या पूछा जा रहा है, यदि धारा I वाले तार में धारा का मान शून्य कर दिया जाए, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहा गया है कि इसमें शून्य कर दिया जाए, तो कह रहे हैं तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, तब बताना है, तो उससे पहले हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है। और आपको याद रखना है कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, B बराबर μ0/2 I/r। इस फार्मूले से आप निकालेंगे, इसमें भी और इसमें भी, और फिर बाद में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाना है, और उसने तो बता दिया है कि B बराबर B है। ठीक है, तो ये B बराबर कितना हो गया, ये हो गया। आप समझ पा रहे हैं ना, तो आपको याद रखना है कि इसको आप B1 मान लो, तो B1 बराबर कितना है, B है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका मान लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान B है पहली कंडीशन में। फिर कह रहे हैं आपसे कि ये बताओ, यदि चुंबकीय क्षेत्र में इसमें दूसरे तार में, तो हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो देखिए ये कंडीशन है, इस कंडीशन में हम इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। तो पहले तार के लिए हम क्या करेंगे, पहले तार के लिए हम करेंगे V1 बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। अब पहले तार के लिए है ना, तो दूरी तो देखिए R है दोनों के बीच की, लेकिन धारा में यहाँ पे 1 लगा हुआ है। तो V1 बराबर आपने देखा म्यू 0 अपॉन 2 पाई, I1 की जगह I और R की जगह R, और बनाया आपने समीकरण 1। ऐसे ही दूसरे तार के लिए देखो V2 बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे आप लिखेंगे I2 अपॉन R। तो V2 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई, I2 का मान कितना है 2I बटे R। समीकरण 2। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर आप निकालोगे तो कितनी है इनके बीच में, B है, और वो B का मान आप देखिए कितना निकलेगा यहाँ से। तो B बराबर हो गया B2 माइनस B1। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से इसमें मान रखो तो आपको पता लग जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच में जो B है वो आएगा कितना। तो B बराबर B2 का मान म्यू 0 अपॉन 2 पाई 2I अपॉन R, ठीक है, माइनस अब B1 का मान, तो B1 का मान समीकरण 1 से म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। अब आप देख पाएंगे यहां से आप घटा सकते हैं, ये 2 है ये 1 है, तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो उसने कहा था कि इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र B है, परंतु उसका मान नहीं दिया था, ये मान आ गया आपका। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया है। अब बहुत गौर से देखना है आपको कि करना क्या है आखिर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट उसने कहा है कि यदि I धारा जिसमें बह रही है उसकी धारा को शून्य कर दिया जाए। देखो ध्यान से सवाल को, I वाले तार में धारा का मान शून्य कर दिया जाए। तो दूसरा केस है इसमें, दूसरी शर्त इसमें ये लगी हुई है, यदि I का मान कैसा किया जाए 0। ठीक है, पहले तार में जो धारा बह रही है I1 बराबर I और उसे किया गया है 0। I2 से कुछ नहीं बोला है, I2 को 2I रखा है, तो कह रहा है बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस करनी है उसकी। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम निकालेंगे V1, तो V1 बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई, धारावाही रेखीय धारावाही चालक तार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र लगा रहे हैं हम। तो I1 बटे R, यहां से आप देखेंगे V1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 बराबर I और कितना है ये 0 है, तो 0। तो आपने देखा कि V1 कितना आया 0 आया। ऐसे ही आप V2 निकालो और फिर परिणामी निकालो। तो V2 देखो म्यू 0 अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R, तो V2 म्यू 0 अपॉन 2 पाई I2 की जगह क्या रखा आपने 2I अपॉन R। ठीक है, ये आया आपका। अब परिणामी निकालो, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया कि यहां से परिणामी चुंबक यहां B माना है, तो यहां मान लो B डैश, तो B2 माइनस B1, तो B डैश बराबर B2 माइनस B1, तो B2 है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2I अपॉन R माइनस 0, तो B डैश बराबर म्यू नॉट 2 पाई 2I अपॉन R। ठीक, अब जरा देखिएगा यहां गौर से देखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2I अपॉन R, मतलब यहां देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं B लिख सकते हैं, ये 2 बच जाएगा आपका। तो आपने क्या किया कि B डैश बराबर ये 2 बच गया है, और बकाया क्या किससे मैच खा रहा है, इससे मैच खा रहा है। देखिएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R है, तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R है। इसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं B रख सकते हैं, तो B रख दिया आपने। तो अब आप देखिएगा क्या हो गया इसमें, यदि आपने तार में पहले तार में धारा का मान शून्य कर दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले B था, फिर कितना हो गया 2B हो गया, 2 गुना हो गया। इस तरह से ये सवाल लगेगा बच्चे, आप लोग नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को थोड़ा दोबारा देखें, तो एक दो बार देखें तब सवाल समझ में आते हैं। ऐसे इतने जल्दी से सवालों में आप जल्दी जल्दी ना किया करें। आप लोग क्या करते हैं कि सवाल तो देखते ही नहीं है,
तो कैसे समझ में आएगा? तो अब इसके साथ आपको अगला सवाल बताया जाएगा। तो बच्चे सवाल नंबर 58 सवाल सन 2012 के एग्जाम में। ओके, बहुत गौर से देखेंगे आप लोग। दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से आपको क्या बनाना है? तुरंत ही मीटर बना लेना है। तो मीटर बना दिया आपने इससे, ठीक है। और आगे बोला गया है इनमें क्रमशः 2 तथा 3 एम्पियर की धाराएं। तो पहले में 2 एम्पियर की धारा बह रही है और दूसरे में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। आपने लिख लिया I1 I2, ठीक है। अब आगे थोड़ा देखते हैं। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई पर मतलब L बराबर 1 मीटर हो गया ये, ठीक है। 1 मीटर लंबाई पर कितना बल आरोपित होगा, कितना बल आरोपित होगा, ठीक है बच्चे। तो कैसे? मैंने एक डेरिवेशन कराया था कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र है म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये वो फार्मूला है, ठीक है। F इज इक्वल टू, यहां पर आप मान रखिएगा। क्या मान रखेंगे? तो म्यू 0/2 पाई का मान रखिएगा आप लोग। देखिए जैसे ही आप इसमें मान रख देते हैं तो इसका मान तो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई। ये आपने इसका मान रख दिया। I1 का मान कितना है 2, I2 का मान कितना है 3 और R का मान कितना है, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻2 और L का मान कितना है 1 मीटर, ये लिख दिया आपने। ये देखिए यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 4 इंटू ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के 7 में से वो कम हो जाएगा। तो कितना आया? F बराबर 4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। अगर आपसे पूछा जाए कि बल आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का है, तो बच्चे एक ही दिशा में जब धाराएं बहती हैं, दोनों में एक ही दिशा में बह रही हैं। देखिए उसमें कहा गया है आपसे एक ही दिशा में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। अगर मान के चलो दिशा पूछ दे, इसमें तो नहीं पूछी है। तो एक ही दिशा में धाराएं बहती हैं, दोनों तार में एक ही ओर धाराएं बहें तो आकर्षण का होगा, और एक में ऊपर बहे एक में नीचे, दोनों में विपरीत बहे तो प्रतिकर्षण का होगा। तो इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था, पूछते तो आप कर देते।
बच्चे सवाल नंबर 59 है और ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। इसमें बच्चे देखिएगा क्या कहा गया है। इसमें दो तार बने हुए हैं, एक ए बी और एक सी डी, राइट है। एक में धारा 2 एम्पियर की ए से बी की ओर बह रही है और एक में धारा बह रही है आपकी डी से सी की ओर बह रही है, डी से सी की ओर बह रही है। तो इसको I2 मानेंगे आप 2 एम्पियर और ये I1 बराबर है आपका, और दोनों के बीच का जो दूरी दे रखा हुआ है आपको कितना है देख सकते हैं आप, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप मीटर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आपको पता है, ठीक है। अब आगे उसने कह दिया है कि 2 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा, तो L बराबर 2 मीटर लिख लिया आपने। कितना लिख लिया? 2 मीटर लिख लिया। कितना बल लगेगा, तो F बराबर, आप जानते हैं कि समांतर धारावाही चालक तारों की मध्य लगने वाला चुंबकीय बल μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, ठीक है। और आपको इसका नेचर भी बताना है कि कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा कि आकर्षण का लगेगा। तो मान रख देते हैं भाई, आप इसको मान रखेंगे पिछले सवाल के जैसे, इस पे जैसे ही मान रखेंगे तो बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, यहां से देखिएगा ये I1 है, तो I1 का मान 2 है और I2 का मान भी 2 है और L का मान भी 2 है ना। और R का मान देखिए कितना है, 20 है। 20 इंटू 10⁻⁻²। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद में आपके पास में आंसर आएगा और वो आंसर देखिए कितना हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर होगा, है ना। इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप 8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, वो भी कैसा, प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण का कैसे पता लगाया, क्योंकि धाराओं की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। तो बच्चे इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ अगले चैप्टर में। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।